हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कंसेप्ट विद सलोनी। तो आज हम लोग का अध्याय 3 है जिसमें हम पढ़ेंगे धातु एवं अधातु। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया है। जो तत्व होते हैं, अभी तक 118 तत्व की खोज हुई है ना, तो तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे मान लीजिए सभी का अपना अपना गुणधर्म होता है, सभी का अपना अपना गुण है ना। मान लीजिए जैसे गुण, किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है। जैसे किसी को फिजिक्स आता है, किसी को केमिस्ट्री आता है, किसी को मैथ आता है, किसी को साइंस आता है, किसी को बायोलॉजी आता है, किसी को मतलब कुछ आता है। तो वैसे है ना, सबका गुण अलग अलग है। वैसे ही तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए, धातु के कुछ उदाहरण है। धातु के उदाहरण आयरन, आयरन एफी मतलब लोहा, एल्यूमिनियम एल, चांदी एजी और कॉपर सीयू। ये सब क्या है? धातु के उदाहरण है। चांदी तो आप जानते हैं, पहनते ही हैं चांदी। और कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन भी हो गया, सोना भी आपका एक धातु ही है। ठीक है, सोना, लोहा, चांदी, तांबा, टिन, सब का सब आपका धातु है। अधातु के कुछ उदाहरण है। अधातु, अब देखिए क्या है। अधातु के कुछ उदाहरण है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपका अधातु है। यह एक गैस है ना, ये आपका अधातु है। नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब अधातु हैं। अब भौतिक गुण, जैसे उसके गुण क्या होते हैं, गुणधर्म होता है ना सबका अलग अलग। जैसे मान लीजिए आपका कुछ और गुण है, आपको कुछ और चीज़ आती है, तो किसी को कुछ और चीज़ आती है। कोई झगड़ा लड़ाई करने में एकदम माहिर होता है, उसका वो गुण है, वो झगड़ा करता है। तो कोई खाना बनाने में एक्सपर्ट होता है, तो कोई पढ़ने में एक्सपर्ट होगा। सबका अपना अपना गुण होगा। अब देखेंगे हम भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातु अधातु के गुणधर्म क्या क्या हैं। भौतिक गुणधर्म, जैसे पहला है गुणधर्म धात्विक चमक। धात्विक चमक, किसमें चमक पाया जाता है, किसमें नहीं। धातु की सतह चमकदार होती है। जो धातु है उसकी सतह चमकदार होती है। जैसे सोना है, देखिए सोना चमकता है ना। चांदी भी हो गया, सोना हो गया, ये सब धातु है। अधातु चमकीली नहीं होती। जो आपकी अधातु है वो चमकीली नहीं होती है। ठीक है ना। लेकिन देखिए अपवाद एक है, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। आयोडीन जो है वो अधातु है लेकिन वह चमकीला होता है। अपवाद याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। दूसरा आपका है कठोरता। अब देखिए क्या, कौन सा कठोर होगा, कौन कठोर नहीं होगा। धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। जो धातु होती है वो आपकी सामान्यतः कठोर ही होती है। लेकिन देखिए एक इसका भी अपवाद है। ऐसी कौन सी धातु है जो कठोर नहीं होती है? तो आपका हो जाएगा लिथियम और सोडियम। पोटेशियम मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये इतने ज़्यादा मुलायम होते हैं कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। अपवाद याद रखिएगा, बता रही हूँ फिर से मैं, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में तो आप लिख देंगे कि धातुएं कठोर होती है, लिखिएगा, लेकिन सामान्यतः कठोर होती है। और अपवाद है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये मुलायम होती है। ये भी धातु है लेकिन मुलायम है। जैसे अधातु में अधातुएं चमकीली नहीं होती है, लेकिन अपवाद क्या था, आयोडीन जो है अधातु है लेकिन वो चमकीला भी होता है। और अधातुएं ये अधिकतर कठोर नहीं होते। कार्बन का एक अपरूप हीरा है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। अब इसमें भी अपवाद है। जो अधातुओं में है अपरूप, जो हीरा है कार्बन का एक अपरूप है, हीरा सबसे कठोर होता है, ये है अधातु है। और इसका रूप
धातुएं कमरे के ताप पर कठोर रूप में पाई जाती हैं। जो धातु है, अगर रूम टेम्परेचर, कमरा का जो ताप है, जिस टाइम आप कमरे में है, बिना पंखा उंखा चलाए, बिना एसी उसी चलाए आप कमरे में है, उस टेम्परेचर पर धातुएं कठोर रूप में होती है। लेकिन अपवाद क्या है? केवल मरकरी पारा जो है यही द्रव रूप में होती है। केवल मरकरी को छोड़कर जो द्रव रूप में पाया जाता है। मरकरी धातु है लेकिन रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पर वह द्रव रूप में होती है। ठीक है ना। और अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं, केवल ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल रूप में होती है। जैसे पारा है वो धातु है और रूम टेम्परेचर पे द्रव रूप में है, वैसे ही ब्रोमीन जो है अधातु है और ये क्या है? ये भी कमरे के ताप पर तरल द्रव रूप में होता है। ठीक है ना। आघातवर्ध्यता। आघातवर्ध्यता क्या है कि अगर आप उसे हथौड़े से पीट रहे हैं, वही पीटना ही आघातवर्ध्यता है। जैसे कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब कुछ धातु ऐसी हैं जिसको आप हथौड़े से पीट के चादर के रूप में अगर बना दे रहे हैं तो वो आघातवर्ध्यता उसका गुण है। ठीक। और जो धातुएं जो होती है उनको पीट कर आप हथौड़े से पीट के चादर के रूप में बना सकते हैं। देखिए जैसे सोना है, सोने को पीट कर ही तो बनाया जाता है ना, उसे पीट कर बनाया जाता है, उस चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आघातवर्ध्यता का गुण रखता है। ठीक है। आघातवर्ध्यता का गुण वही है जिसे हथौड़े से पीटने पर वह चादर के रूप में हो जाए, टूटे ना, चादर के रूप में पतला हो जाए, वही आघातवर्ध्यता का गुण है। जबकि अधातुएं जो है आघातवर्ध्य नहीं होती हैं। अधातुओं को पीटने पर वह टूट जाती हैं, ये भंगुर होती है। जैसे मान लीजिए चौक है ना, चौक या मिट्टी ही है, अधातु है। इसको अगर आप हथौड़े से मारेंगे, अगर मिट्टी का कोई बड़ा सा वो ले लीजिए, तो उसको जब आप मारेंगे ना टूट जाएगा, वो चादर के रूप में नहीं होगा। चौक ही है, चौक लिखने वाला, उसको आप अगर हथौड़े से मारेंगे तो वो भी टूट जाएगा, वो आघातवर्ध्य नहीं है। चलिए आपका दूसरा है तन्यता। तन्यता का गुण। तन्यता का गुण मतलब है कि उन्हें खींचा जा सकता है, जो खींचने पर तार के रूप में उन्हें खींचकर लंबा किया जा सकता है, वही तन्यता का गुण है। धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। जैसे धातुएं हैं, इन्हें खींचकर इनका तार बनाया जा सकता है। ठीक है। जैसे सोना ही है, सोना का तार बनाते हैं ना सुनार, तो धातुएं जो है धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। और अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। अधातुएं जो हैं तन्य नहीं होंगी, इसको खींच कर ताना नहीं जा सकता है, मतलब खींच कर पतले तार के रूप में बनाया नहीं जा सकता है। इसका नेक्स्ट गुण है विद्युत व ऊष्मा के चालक। विद्युत व ऊष्मा के चालक। वेट 1 मिनट। विद्युत व ऊष्मा के चालक। सामान्यतः धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है। देखिए सामान्यतः जो है धातुएं वह विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है, मतलब उसमें विद्युत का भी प्रभाव होगा और उसमें ऊष्मा भी होगी। जैसे लोहा है, अगर आप एक सिरा गर्म किए ना तो उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जा रहा है, तो ऊष्मा का चालन इस सिरे से उस सिरे तक हो रहा है ना, वही सुचालक है। अब देखिए तार ही अंदर बनाया जाता है, वो भी धातु का बनाया जाता है ना, तभी विद्युत यहाँ से अगर ट्रांसफार्मर से आपके घर तक आता है, क्योंकि धातु का तार है। अगर अधातु रहता ना तो उसमें विद्युत का संचालक नहीं होता, चालक नहीं होता, एक जगह से विद्युत दूसरे जगह नहीं जाती। जैसे लकड़ी है, लकड़ी में अगर किसी को लाइट वाइट करंट लग रहा है ना, तो लोग डंडा लेके उसको हटाते हैं तार को। तो अगर वो जो आपका डंडा है वो अधातु है, उसमें विद्युत का चालक नहीं हो रहा है, नहीं तो अगर डंडे से हटा रहे हैं तो करंट लग जाता ना। लेकिन याद रखिए जो सूखा हुआ है ना वही
सामान्यतः धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है, मतलब जिसमें विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह हो सकता है। लेकिन देखिए इसमें भी अपवाद है। शीशा पीबी ये भी एक धातु आपकी है, और मरकरी दोनों कुचालक होती है। इसमें ना धातु तो है, लेकिन इसमें विद्युत व ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, सुचालक नहीं होती है। सामान्यतः अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है, और अधातुएं जो हैं सामान्यतः क्या है, विद्युत व ऊष्मा की कुचालक है, जिसमें विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन ग्रेफाइट आपका सुचालक होता है। ग्रेफाइट में ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह होता है। क्लियर है ना? जितने भी अपवाद हैं उनको आप क्लियर करिएगा। इसका गुणधर्म है घनत्व। सामान्यतः अधिक घनत्व उच्च गलनांक। इसका क्या है, घनत्व सामान्यतः अधिक होता है और गलनांक उच्च होता है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम का घनत्व तथा गलनांक कम होता है। लेकिन जो सोडियम और पोटेशियम है इनका घनत्व और गलनांक कम होता है। सामान्यतः अधातुओं का घनत्व व गलनांक कम होता है। ठीक है ना? और ध्वनिक, जैसे ध्वनिक जिसे पीटने पर, जैसे मतलब अगर किसी चीज़ से टकराएगा वो ना तो आवाज़ उत्पन्न करेगा, वही है ध्वनिक इसका गुणधर्म। धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करती हैं। अगर धातुएं जो है किसी कठोर सतह से टकराएंगी वो ना तो आवाज़ पैदा करती हैं। जैसे ले लीजिए आप कोई बर्तन ले लीजिए, जैसे स्टील का बर्तन ले लीजिए या किसी लोहे का बर्तन ले लीजिए, और उसे दो बर्तन लीजिए, दोनों को आपस में टकराइए, देखिए आवाज़ उत्पन्न होगा ना। वही है, धातुएं जो है किसी कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करती हैं। अगर ऐसे टकरा के नहीं देखना है तो ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, और उसके बाद अगर मम्मी दे ना गिलास में चाय दे या पानी दे, कुछ भी दे ना, उसको उठा के फर्श पे फेंकिए तेज़ी से, देखिए आवाज़ आएगी कि नहीं आएगी। और कुछ टाइम बाद आपके गाल से भी आएगी, याद रखिएगा। ऐसी गलती मत करिएगा, ठीक। और अधातुएं जो है ध्वनिक नहीं होती है, मतलब अधातुएं जो है उसमें ध्वनि नहीं होती है, टकराने के बाद वह ध्वनि नहीं उत्पन्न करती है। आपका नेक्स्ट गुणधर्म है ऑक्साइड। अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है। जो आपकी धातुएं हैं ये अधिकतर क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है, जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अधातुएं क्या है, धातुएं जो होती है वो क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं, लेकिन अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे SO2 ये क्या बना रही हैं, अम्लीय ऑक्साइड। क्लियर है ना यहाँ तक? अब हम देखेंगे, अब तक तो हम लोगों ने भौतिक गुणधर्म देखा, अब हम देखेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है ना। वायु के साथ अभिक्रिया। अब जो धातु है वायु के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करती है ये हम देखेंगे। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। देखिए जो धातुएं हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे यहाँ पे है रिएक्शन, धातु प्लस ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड। इसका ये उदाहरण है, एग्जाम्पल है, देख लीजिएगा। जैसे Cu है, कॉपर है, ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना रही है। और एल्यूमिनियम है, O2 से क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। Mg है, ये भी ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रही है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती है। देखिए जो धातुएं होती है ये नहीं है कि सब एक ही जैसे बना रही है, धातुएं अलग अलग अभिक्रिया दिखाती हैं ऑक्सीजन के साथ।
जैसे यहाँ पे है Na सोडियम और के मतलब पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिन्हें रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि जो है सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के तेल में डुबो कर क्यों रखा जाता है। इसका आंसर होगा कि सोडियम और पोटेशियम जो है अगर ये वायु के संपर्क में आएंगी ना तो इसमें आग लग जाएगा, इसीलिए इसे रोकने के लिए अगर वायु के संपर्क में आएंगी तो आग पकड़ लेंगी, इसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। ऐसे हम खुले में नहीं रख सकते हैं, नहीं तुरंत आग लग जाएगी। चलिए नेक्स्ट है MgAlZnPb मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और प्लम्बम मतलब ये आपका हो जाएगा सीसा। Pb वायु के साथ धीरे अभिक्रिया करते हैं, इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ये जो देखिए है ये वायु के साथ धीरे अभिक्रिया करते हैं, इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, इसीलिए जो तार और बनाया जाता है ना, जो देखेंगे खंभे वंभे पर तार लगा रहेगा वो एल्यूमिनियम का इसीलिए लगाया जाता है कि उसका छड़ जल्दी ना हो, ठीक है ना। और वो ऑक्साइड की परत एक बना लेती है जो छड़ से उन्हें बचाती है, इसीलिए एल्यूमिनियम का तार बनाया जाता है। Fe आयरन जो लोहा है, वायु में गर्म करने पर यह प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लौह चूर डालने पर वह तेजी से जलने लगता है। ऐसे इसे वायु में गर्म करने पर यह जलता नहीं है, लेकिन अगर आग जल रही है ना उसमें लोहे का चूर डालने पर यह तेजी से जलने लगता है। आयरन जो आपका लोहा है। Cu भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। जो आपका Cu है कॉपर है ये भी नहीं जलता है, लेकिन इस पे क्या होता है काले रंग के ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, कॉपर ऑक्साइड की। Ag चांदी और Au सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। देखिए जो आपका चांदी है और सोना ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तभी हम इसका गहना वहना बनवाते हैं, जेवर वर ज्वेलरी, इसीलिए इसका बनवाया जाता है ये है ना। नहीं तो आप पहने क्या पता अगर ऑक्सीजन के साथ ये अभिक्रिया करके कुछ और बना ले तो। लेकिन ये जो धातु है याद रखिएगा, वैसे लड़कियां ज़्यादा याद रख पाएंगी क्योंकि वो पहनती है ना, और लड़के भी याद कर लेंगे, देखते हैं सबको पहनते हुए तो उनका ज़्यादा ध्यान रहता है। जो आपकी Ag चांदी है और Au आपका सोना है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड करते हैं। मतलब ऐसे ऑक्साइड, ऐसे धातु के ऑक्साइड जो अम्ल से भी क्रिया करे और क्षार से भी अभिक्रिया करे और अभिक्रिया करके लवण और जल उत्पन्न करे, उसी को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे उदाहरण आपका है Al2O3 प्लस 6HCl, ये मिलके क्या बनाया है 2AlCl3 प्लस H2O। और आपका है Al2O3 प्लस 2NaOH, यह बनाया है 2NaAlO2 प्लस H2O, सोडियम एल्यूमिनेट बनाया है, ठीक है ना। और ये सब जो बन रहा है ना ये सब लवण है, लवण और जल बनाया है। दूसरा आपका है जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है धातु प्लस जल, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। और आपका धातु ऑक्साइड ये जल से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड देता है, ठीक है। जब धातु जल से क्रिया करेगी वो धातु ऑक्साइड बनाएगी और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी, और धातु ऑक्साइड जब जल के साथ क्रिया करेगा तो धातु हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा,
जैसे देखिए पूरा आप देख लीजिए एक बार मैप ध्यान से। जैसे देखिए धातु है, ठीक, गर्म जल के साथ क्रियाशील होती है। धातु आपकी गर्म जल के साथ क्रियाशील होती है, मतलब गर्म जल के साथ क्रिया करती है। एग्जाम्पल हो जाएगा Mg। और ठंडे जल के साथ क्रियाशील, ऐसी धातुएं जो ठंडे जल के साथ क्रियाशील होती हैं उन सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, Na, K और Ca। यहाँ पे Mg मैग्नीशियम है। और ऐसी धातुएं जो केवल भाप के साथ क्रियाशील होती हैं वो आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम, Fe और Zn। और ऐसी धातुएं जो CaMg जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगती हैं क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। देखिए ऐसी धातुएं हैं जो धातु है Ca और Mg, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगती है क्योंकि क्या होता है ना, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। बुलबुला निकलता है हाइड्रोजन गैस का और वो क्या करते हैं, धातु को चिपका लेते हैं, ठीक। तो ये जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगती हैं और बुलबुला ऊपर चला जाएगा, इसीलिए ये क्या तैरने लगती हैं। और कुछ धातुएं हैं जो जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है, जैसे आपका हो जाएगा Pb, Cu, Au और Ag, ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो फिर से एक बार देखिए, जल के साथ क्रियाशील Mg हो जाएगा, ठंडे जल के साथ क्रियाशील Na, K और Ca, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, केवल भाप के साथ क्रियाशील Al, Fe, Zn। और उसके बाद से हो जाएगा जल के साथ अभिक्रिया करके तैरने लगती है CaMg। और जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है Pb, Cu, Au और Ag। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा है, ठीक है ना। लापरवाही ना, अब पाप तो बिल्कुल मत करिएगा और लाइक करिएगा भी तो एक बार, ठीक, 2 बार मत करिएगा। और अगर करना भी हो तो 101 बार कर सकते हैं, ठीक, 101 बार कर सकते हैं, 1 बार कर सकते हैं। जैसे इसमें आप ऑड नंबर में, विषम नंबर में लाइक करिएगा, सम और इवन नंबर में मत करिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम। जैसे Na है, H2O से क्रिया करके NaOH बना रही है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है और ऊष्मा दे रही है, ठीक। Ca है, ये भी जल से क्रिया करके CaOH का ट्वाइस बना रहा है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। Mg है जो वो भी जल के साथ क्रिया करके MgOH का ट्वाइस बना रहा है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। Al है, ये भी जल के साथ अभिक्रिया करके Al2O3 बना रहा है और H2 गैस मुक्त हो रहा है। Fe है, ये भी H2O के साथ क्रिया करके Fe3O4 बना रहा है और H2 गैस मुक्त हो रहा है। और समीकरण को ना बैलेंस करना सीख लीजिएगा। तीसरा आपका है धातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, ठीक। धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। जो धातु है, जो तनु अम्ल मैं आप लोग को बताई थी ना, तनु अम्ल क्या होता है। तो तनु अम्ल के साथ धातुएं क्रिया करके लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। जैसे एग्जाम्पल आपका है, उदाहरण Fe है, HCl के साथ अभिक्रिया करके FeCl2 लवण बना रही है और H2 गैस मुक्त हो रहा है। Mg HCl के साथ अभिक्रिया करके MgCl2 बना रही है और H2 गैस मुक्त हो रहा है। Zn है, ये भी HCl के साथ क्रिया करके ZnCl2 बना रही है और H2 गैस। Al है, एल्यूमिनियम HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना,
के साथ अभिक्रिया करके AlCl3 बना रहा है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। Cu, Ag और Hg तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। आपका जो है Cu है, Ag और Hg ये क्या है, ये तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये भी याद रखिएगा, नोट पॉइंट। अब आगे है धातुओं की अन्य धातु लौड़ों के साथ अभिक्रिया। जो धातु है इनका अन्य धातु लौड़ों के साथ अभिक्रिया करने के बाद यह क्या बनाती है, धातु लवण विलयन, और ये लवण विलयन बनाएंगी और धातु, ठीक। अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित करती हैं। यह धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित है। देखिए जो क्या है, अधिक क्रियाशील धातुएं हैं, यह कम क्रियाशील धातुओं के यौगिकों के विलयन से विस्थापित कर देती है, उनके विलयन से हटा देंगी। यह धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित है, मतलब कौन सी धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं, अधिक सक्रिय होती है। ये सभी धातुओं को, जो सक्रिय धातुएं हैं, कौन अधिक है कौन कम है, इसका ट्रिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। इससे पहले एक बार आप देख लीजिए, ट्रिक से याद हो जाएगा आपको पूरा, कौन सा अधिक क्रियाशील है कौन कम क्रियाशील है। मैं आप लोगों को ट्रिक से समझाऊंगी, पहले अभी आप पढ़ लीजिए, अभी देख लीजिए कौन है कौन नहीं, याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है ना। सक्रियता श्रेणी वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। जैसे ऐसी सक्रियता श्रेणी है वह सूची है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। मतलब सबसे अधिक क्रियाशील अवरोही क्रम क्या है, जो सबसे बड़ा होता है पहले वो आता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा लास्ट में आता है ना। वैसे ही इसमें है जो धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। मतलब पहले सबसे अधिक क्रियाशील, फिर उससे कम क्रियाशील, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम, ठीक है ना। तो अधिक क्रियाशील धातुएं जो है, देखिए यहाँ से हो जाएगा पोटेशियम के सबसे अधिक क्रियाशील है। सबसे अधिक क्रियाशील अगर धातु पूछेगा ना तो के हो जाएगा आपका पोटेशियम। उसके बाद Na सोडियम, फिर Ca कैल्शियम, Mg फिर हो जाएगा मैग्नीशियम, फिर Al हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम, फिर Zn हो जाएगा, फिर आपका Fe हो जाएगा, फिर आपका Pb हो जाएगा, फिर उसके बाद से आपका H हो जाएगा हाइड्रोजन, फिर Cu हो जाएगा कॉपर, फिर Hg हो जाएगा, फिर Aq हो जाएगा, फिर Au हो जाएगा। सबसे कम क्रियाशील आपका Au है, जिसको हम बोलते हैं सोना, यही है सबसे कम अभिक्रियाशील। ये धातु ये अभिक्रिया नहीं करती है, मैं आपको पहले भी बताई कि ये अभिक्रियाशील नहीं है, कम अभिक्रिया करती है, इसीलिए इसका हम लोग गहना बनवाते हैं, इसका ज्वेलरी बनवाया जाता है। अब देखिए आपका है धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुएं जो है अधातुओं के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है, तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोश को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। देखिए तत्वों की अभिक्रियाशीलता जो है संयोजकता कोश को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं। अधातु के परमाणु संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। जो धातुएं ये होती हैं ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग करती हैं, ठीक। मतलब धातुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है तो वो इलेक्ट्रॉन त्याग करती है, और अधातुएं क्या करेंगी, उन्हें ग्रहण करेंगी। तो जो अगर जिसके ऊपर अगर ऐसे देखिए अगर लिखा है ना H+, तो इसका मतलब ये धातु है। जैसे ये मतलब इसका मतलब हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है,
अगर इलेक्ट्रॉन देगा तभी इसके ऊपर प्लस चार्ज बना है, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर प्लस हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसके ऊपर माइनस हो जाता है। जैसे हो जाएगा, अगर लिखा है Cl और माइनस तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ने लिया है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, अगर कोई उधार एक इंसान है, ठीक, दूसरे इंसान के पास गया, उससे बोला कि भाई मुझे कुछ पैसा दे दो, मुझे ज़रूरत है, ठीक। जो है पैसा दे रहा है अपने तरफ से, उसको उस इंसान को पैसा दिया, जो दिया है उस पर प्लस चार्ज और जो लिया है उस पर माइनस चार्ज हो जाएगा। जो लेता है उसके ऊपर माइनस हो जाएगा और जो दिया है उसके ऊपर प्लस हो जाएगा। अब तो क्लियर है ना। और जहाँ पे ना समझ में आया ना पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूँगी। और कौन पूछा है मतलब आप लिख के भेजिएगा ना, तो मैं बताऊँगी कि क्या होगा, मैं आपको अच्छी तरह समझा दूँगी। जैसे आपका एग्जाम्पल है, देखिए NaCl का निर्माण, Na जब टूटेगा Na प्लस में होगा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा ये, तो इसका हो जाएगा। देखिए अगर इसका हम करेंगे ना Na का, तो होता है 281 होता है। 281 होगा तो एक इलेक्ट्रॉन अपना निकाल रहा है ना, यहाँ बाहरी कक्षा में इसके एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक त्याग कर प्लस चार्ज कर लिया है, ऊपर धनायन बना लिया है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। यहाँ पे Cl है, देखिए इसको पूरा होने के लिए पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, फिर दूसरे में 8 होना चाहिए, फिर 8 होना चाहिए, ठीक, ऐसे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे पहले 2 था, 8 था, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो 1 ये निकाल रहा है, तो यहाँ पे सोडियम क्या करेगा, Na प्लस बना लेगा, सोडियम धनायन बना लेगा। 1 दे दिया किसी को। यहाँ पे Cl है ना, तो यहाँ पे इसके देखिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 है, जबकि तीसरा पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए, 8 चाहिए। यही होता है ना, पहले में 2, फिर दूसरे में 8, फिर तीसरे में भी 8, यही होना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए पहले में 2 है, 1 मिनट रुकिए मैं क्लीन कर दूँ तब समझाऊँ। देखिए पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है, लेकिन लास्ट वाले कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसे पूरा करने की कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की। 1 ही इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए ना, 7 है, 1 अगर ले लेगा तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ से जो 1 इलेक्ट्रॉन ये निकाल रहा था, Na सोडियम 1 निकाल रहा था, ये Cl को दे देगा, क्लोरीन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसके में हो जाएगा 2 8 8 और इसमें हो जाएगा 2 8 8, ठीक है। इसमें 2 और 8 हो गया, ये भी अपना पूरा कर लिया है, और इसमें भी 2 8 8 हो गया, ये भी अपना पूरा कर लिया है। लेकिन अब ये दूसरे से लिया है ना, तो इस पर माइनस चार्ज हो गया, और ये दूसरे को दिया है तो इस पर प्लस चार्ज। जो देता है उस पर प्लस चार्ज रहता है और जो लेता है उस पर माइनस चार्ज। तो लेके क्या बना लिया, क्लोरीन ऋणायन। वो दिया है तो सोडियम धनायन बना लिया, सोडियम है और प्लस चार्ज लगा है तो सोडियम धनायन हो गया, और एक क्लोरीन है और माइनस चार्ज लगा है तो क्लोरीन ऋणायन हो गया। अब क्लियर है ना। देखिए सोडियम है, यहाँ पे क्लोरीन धनायन बनाया है, ये भी पूरा करके ये भी बना लिया क्लोरीन ऋणायन। अब है आपका आयनिक यौगिक। विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। देखिए जो विपरीत आवेशित आयन है, जो जैसे प्लस हो गया और माइनस, ये विपरीत आवेशित है ना, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, और आकर्षित करके मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बना लेते हैं। मतलब ये एक तरह से जुड़ जाते हैं। अब जब आकर्षित होंगे तो क्या होगा, मजबूत ही स्थिर वैद्युत बल बनेगा ना।
अगर कोई किसी के प्रति एकदम आकर्षित है तो यही होगा, उसका रिश्ता एकदम मजबूत होगा। ठीक, याद रहेगा ना। आयनिक यौगिक पूछेगा तो विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जो विपरीत होते हैं, तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। जैसे हो जाएगा आयनिक यौगिकों के गुणधर्म अगर आप देखेंगे तो भौतिक प्रकृति, पहला हम देखेंगे भौतिक प्रकृति इनके गुणधर्म में। ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं। ये क्या होते हैं? ठोस होते हैं और कुछ कठोर होते हैं। ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। कैसे होते हैं? भंगुर होते हैं, मतलब जिन्हें हथौड़े से पीटने पर फूट जाएं, जैसे टूट जाता है। जैसे मान लीजिए आपका होगा चौक का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर चौक को आप मारेंगे क्या हो जाएगा? वो फूट जाएगा ना। मिट्टी का बड़ा सा ले लीजिए गोला, उसको आप हथौड़े से मारिए, वो भी फूट जाएगा। तो भंगुर होता है। गलनांक एवं क्वथनांक। जो गलनांक क्वथनांक है, आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है। जैसे हम पहले पढ़े आयनिक यौगिक क्या होता है। अब हम देख रहे हैं आयनिक यौगिक के गुणधर्म, जिसमें हम देखें पहला भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति में क्या है? ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं, ये सामान्यतः भंगुर होते हैं, यही है ना। अब हम देख रहे हैं दूसरा गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक मतलब ये इनका गलन पॉइंट कौन सा है, मतलब किस ताप पर एक गलता है, ठीक है, वही गलनांक कहलाता है। अब जैसे बर्फ़ है, किस ताप पर वह गलेगा, वह उसका गलनांक हो जाएगा। और क्वथनांक किस निश्चित ताप पर वह, जैसे पानी ही है, किस निश्चित ताप पर वह खौलने लगता है, तो उसका क्वथनांक है कि किस ताप पर वह उबलने लगेगा। जैसे देखिए, अब आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है। जो आयनिक यौगिक होते हैं इनका गलनांक भी अधिक होगा और क्वथनांक भी अधिक होगा। मतलब ये मान लीजिए कि इनको अधिक ताप चाहिए गलने के लिए भी और अधिक ताप चाहिए उबलने के लिए भी। गलनांक और क्वथनांक कुछ होता है, इनका अधिक होता है। और घुलनशीलता, जो आयनिक यौगिक हैं उनकी घुलनशीलता देखेंगे। आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील व केरोसिन, पेट्रोलियम जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। ये जो आयनिक यौगिक हैं प्रायः जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन केरोसिन हो गया, पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं, इनमें नहीं घुलते हैं। इसका नेक्स्ट गुण है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता, तो आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। देखिए, जो आयनिक यौगिक है यह जलीय विलयन में, गलित रूप में, जब मतलब यह जलीय विलयन में गले हुए रूप में रहेगा तो ये विद्युत का चालन करेगा, तब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। लेकिन अगर यह ठोस रूप में रहेगा तो विद्युत का चालक नहीं करेगा, मतलब विद्युत धारा उसमें प्रवाहित नहीं होगी। अब हम तो धातुओं के बारे में पढ़ लिए और अधातुओं के बारे में भी पढ़ लिए, उनके हम लोग गुणधर्म भी देख लिए, सब कुछ देख लिए ना। अब हम देखेंगे धातुओं की प्राप्ति। जैसे धात्विकी, धातु कहाँ से प्राप्त होता है। अब तो हम धातु पढ़ रहे हैं तो हमको ये भी पता रहना चाहिए ना धातु मिलता कहाँ से है। अब सोना चांदी आप पहन के चलते हैं, आपको ये पता रहना चाहिए ना सोना चांदी मिलता कहाँ से है। अब ये मत बोल दीजिएगा कि सुनार की दुकान से मिलता है, ठीक, ये मत बोलिएगा। सुनार भी तो कहीं से लाता होगा ना। अब किसी का ये आंसर ना आ जाए, सुनार दूसरे सुनार के पास से लेता होगा, दूसरे दुकान से लेता होगा, अरे वो भी तो किसी से लेता होगा। ऐसे ऐसे मतलब कहाँ से सबसे पहले प्राप्त होता है ये हम देखेंगे। सुनार की बात नहीं आ रही, सुनार की दुकान की। देखिए, धातुओं की प्राप्ति। खनिज, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। खनिज जो है पृथ्वी में प्राकृतिक रूप में उपस्थित तत्व एवं यौगिक जो हैं उन्हीं को हम खनिज कहते हैं।
एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, आप लोग याद रखिएगा, एग्ज़ाम के पॉइंट से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खनिज क्या होता है? पृथ्वी में प्राकृतिक रूप में उपस्थित, जैसे प्रकृति में पाया जाता है, पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के ऊपर या कहीं भी प्रकृति में पाया जाता है, पृथ्वी पर पाया जाता है। जैसे पेड़ पौधे हैं ना, ये भी प्राकृतिक हैं। पृथ्वी, अब ये थोड़ी नहीं इंसान उत्पन्न कर रहे हैं, इंसान अगर लगा दे रहे हैं लेकिन उत्पन्न तो पृथ्वी कर रही है ना। अब ऐसा भी ना हो कि कुछ लोग बोले अरे मैम मतलब इंसान पेड़ पौधे लगाते हैं, वो लगाते हैं लेकिन उत्पन्न अगर करना हो तो कौन कर रहा है? पृथ्वी ही उत्पन्न कर रही है ना सबसे पहले पेड़ पौधों को, तो वो प्राकृतिक हुए हैं। तो वैसे ही पृथ्वी में प्राकृतिक रूप में से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। जो प्राकृतिक रूप में उपस्थित तत्व एवं यौगिक, उन्हीं को हम खनिज कहते हैं। अब खनिज के बाद पूछता है अयस्क। अयस्क क्या है? वे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं। देखिए खनिज पहले हम पढ़े जो प्रकृति में पाई जाती हैं, ठीक है। प्रकृति में जो पाया जाता है खनिज है। देखिए वही है ना, जो प्राकृतिक रूप में उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को हम खनिज कहते हैं। जो तत्व यौगिक प्रकृति में उपस्थित रहते हैं उन्हीं को हम खनिज कहते हैं। अब आपका है अयस्क। वे खनिज, ऐसे खनिज जिसमें धातु जो आप पढ़ रहे थे, सोना चांदी ये सब हो गया। वे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं। अब अगर किसी को सोना मिल गया तो उसके लिए लाभकारी ही हुआ ना। तो अधिक मात्रा में जिसमें पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी होता है, उसी को हम लोग अयस्क कहते हैं। अब हम देखेंगे सक्रियता श्रेणी से संबंधित गुणधर्म। मैं बताई थी ना आप लोगों को अभी कुछ टाइम पहले ही कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है और सबसे कम क्रियाशील कौन होता है। और इसको याद करने की ट्रिक मैं आप लोग को दे दूंगी एक, ठीक, नेक्स्ट वीडियो में उसको दूंगी। तो पहले आप पढ़ लीजिए। देखिए अब सक्रियता श्रेणी एवं संबंधित धातु कर्म, जैसे आपका हो गया के हो गया Na पोटेशियम, और Na हो गया, Ca हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती हैं। स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती, विद्युत अपघटन करने पर ये प्राप्त होती है। देखिए ये जो है सोडियम हो गया या तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये अधिक क्रियाशील धातुएं हैं और ये स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि जाएंगे अभी पृथ्वी के नीचे ऐसे गड्ढा करेंगे, सोचेंगे सोडियम या पोटेशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम मिल जाए, सब तब ऐसे स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती हैं। आगे आपका है Zn, Fe, Pb, Cu, Hg मध्य अभिक्रियाशील, मतलब ये मध्य अभिक्रियाशील होती हैं। जैसे ज़्यादा ना तो ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है ना ही कम होती हैं, बीच वाली होती हैं। बीच वाले होते हैं ना, बीच वाले टाइप के, वैसी ये धातुएं हैं मध्य अभिक्रियाशील। सल्फाइड ऑक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्क के रूप में कार्बन द्वारा अपचयित, इसको हम कार्बन द्वारा अपचयित करके प्राप्त करते हैं सल्फाइड ऑक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्क के रूप में। सबसे कम अभिक्रियाशील क्या है? Ag हो जाएगा आपका। Au सोना और चांदी, यही सबसे कम अभिक्रियाशील है ना। Ag मतलब आपका चांदी, Au मतलब सोना। तो सबसे कम अभिक्रियाशील स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं, मतलब यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं। इनको ना निकाला जाता है अंदर से, पृथ्वी के अंदर से इनको निकाला जाता है, स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं। अब ऐसा भी ना हो कि आप लोग जाइए अपने घर के सामने गड्ढा करिए, सोचिए मुझे सोना चांदी मिल जाए, थोड़ी संभव थोड़ी नहीं, हर जगह नहीं मिलती हैं। ये भी है ये ना कि पृथ्वी में पाई जाती है स्वतंत्र रूप से, जाके हम गड्ढा करें हमें सोना चांदी मिल जाए, ऐसा नहीं है। और है अब धातुओं का निष्कर्षण। अब धातुओं को कैसे प्राप्त किया जाता है? हम तो जानते हैं ना कि प्रकृति में मौजूद होती हैं, प्राकृतिक रूप में
होती हैं। लेकिन अब धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है? अयस्क से धातु प्राप्त करना। देखिए अयस्क है कि उसमें धातु अधिक मात्रा में होता है ना। तो अयस्क से अब धातु हम प्राप्त कैसे करेंगे? ऐसा नहीं है। अब देखिए ऊपर हम पढ़े हैं अयस्क जो है, अयस्क धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसमें क्या है, धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी होता है। तो धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब हमें अयस्क से धातु अलग करना है तो धातुओं का निष्कर्षण हम करेंगे। अयस्क से धातु प्राप्त करना, प्रथम चरण इसका होगा अयस्कों का समृद्धीकरण करेंगे। फिर सेकंड चरण इसका होगा, दूसरा चरण धातुओं का निष्कर्षण करेंगे। फिर तीसरे चरण में धातुओं को परिष्करण करेंगे। ठीक है, तब हमें अच्छी मतलब सही धातु प्राप्त होती है शुद्ध रूप में। जैसे अयस्क है, पहले अयस्क का सांद्रण हम करेंगे, सांद्रण के बाद उच्च अभिक्रियाशील धातुएं मिलेगी, फिर मध्य अभिक्रियाशील धातुएं या निम्न अभिक्रियाशील धातुएं अयस्क के सांद्रण से प्राप्त होगी। तो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं जो है, गलित धातु का विद्युत अपघटन किया जाएगा। गलित धातु का विद्युत अपघटन, तब शुद्ध धातु मिलेगी। लेकिन मध्य अभिक्रियाशील धातु सल्फाइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क किया जाएगा तो HgS और ZnS हो जाएगा और ZnCO3 इसका हो जाएगा कार्बोनेट अयस्क का। और निम्न अभिक्रियाशील जो धातुएं हैं, ये सल्फाइड अयस्क इनका किया जाएगा और ये सल्फाइड अयस्क के बाद वर्जन, फिर धातु, फिर परिष्करण। और इसका हो जाएगा जो आपका है सल्फाइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क, इसमें हो जाएगा सिनेबार वायु या सीमित वायु, इसका भर्जन किया जाएगा, निस्तापन किया जाएगा, तब धातु का ऑक्साइड मिलेगा। फिर धातु में अपचयन होगा, फिर धातु का शोधन होगा। अभी पूरी प्रक्रिया हम पढ़ेंगे। देखिए अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण। अब हमें अयस्क से धातु निष्कर्षण में क्या क्या चरण प्रयुक्त करना है। पहले देखेंगे कुछ मुख्य परिभाषाएं। यहाँ से हम देखे थे ना, ये अयस्क से धातु निष्कर्षण के लिए देखिए, अयस्क से धातु निकालने के लिए पहले अयस्क का सांद्रण करेंगे। जो उच्च क्रियाशील धातुएं होंगी उनका गलित धातु का विद्युत अपघटन किया जाएगा, तब शुद्ध धातु प्राप्त होगी। लेकिन मध्यम अभिक्रियाशील जो धातुएं हैं, सल्फाइड अयस्क उनका किया जाएगा, सल्फाइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क। और उसके बाद से निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, इनका भी सल्फाइड अयस्क, तो ये हो जाएगा। फिर इनका सल्फाइड अयस्क मिला के भर्जन किया जाएगा और निस्तापन के बाद धातु का ऑक्साइड बनेगा। धातु ऑक्साइड में धातु में अपचयन किया जाएगा, अपचयन के बाद धातु का शोधन किया जाएगा, मतलब धातु निकाल लिया जाएगा और उसमें भर्जन किया जाएगा। फिर धातु का परिष्करण किया जाएगा। ये जो है अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण है। क्लियर है ना? इसको लिख के एक बार क्लियर कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे कुछ मुख्य परिभाषाएं जो देखिए एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर परिभाषाएं पूछी जाती है, तो याद रखिएगा आप। अभी आप देखें ना, भर्जन वर्जन ऊपर किया जा रहा है। अब देखेंगे भर्जन वर्जन होता क्या है, अब आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है गैंग किसे कहते हैं? पृथ्वी से खनित अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें गैंग कहा जाता है। देखिए पृथ्वी से अब हम जाएंगे, अब जैसे पृथ्वी से अयस्क निकाला जा रहा है तो शुद्ध रूप में थोड़ी नहीं होगा, उसमें धातु तो है, हम ऐसा है कि उसमें धातु है, लेकिन उसमें कुछ तो अशुद्धियाँ भी होंगी ना। जैसे पृथ्वी से खनित अयस्क में इसमें रेत होगा, बालू होगा, मिट्टी होगा, अशुद्धियाँ पाई जाती है ना, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। अब भर्जन, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। जैसे ऊपर ये जो सल्फाइड अयस्क था, इसका हम लोग भर्जन किया है ना,
और जो यहाँ पे था देखिए सल्फाइड अयस्क है और कार्बोनेट अयस्क, दो अयस्क मिला था ना मध्यम अभिक्रिया में, एक सल्फाइड अयस्क एक कार्बोनेट अयस्क, और निम्न अभिक्रिया में सल्फाइड अयस्क मिला था। तो जो यहाँ पे सल्फाइड अयस्क मिला है और यहाँ पे उच्च अभिक्रियाशील धातुओं में गलित धातु का विद्युत अपघटन मिला था। और यहाँ पे जो है सल्फाइड अयस्क, इसका हम लोग क्या करेंगे, देखिए सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। इसे अगर गर्म करेंगे ना तो यह ऑक्साइड में बदल जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम भर्जन कहते हैं। जैसे ZnS हो गया, इसमें सल्फाइड मिला हुआ है, इसे हम या O2 के साथ मतलब वायु की उपस्थिति में गर्म किए तो ये हो गया ZnO बना लिया और SO2 को मुक्त कर दिया। मतलब इनमें अशुद्धियाँ मिली रहती हैं। देखिए जैसे HgS है, इसको अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया गया तो HgO बना लिया और SO2 बाहर निकल गया, मुक्त कर दिया। वो आपका भर्जन कहलाता है। अब है निस्तापन। निस्तापन जो है कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। जैसे कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में, मतलब वायु सीमित है, सीमित वायु में अधिक ताप पर, ज़्यादा ताप पर गर्म करने से यह किसमें, ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम निस्तापन कहते हैं। जैसे ZnCO3 अधिक ताप पर ZnO बना लिया और CO2 मुक्त कर दिया। जैसे अब हो गया आपका अपचयन। अपचयन हो गया ना, जैसे हो जाएगा अपचयन क्या है, धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त की जा सकती है। जैसे जो धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर, कार्बन का उपयोग करके धातु प्राप्त की जा सकती है, इसी को हम बोलते हैं अपचयन। जैसे ZnO हो गया, कार्बन के साथ अपचायक, कार्बन अपचायक का उपयोग करके Zn मिल गया और CO2 बन गया। अब देखिए आप लोगों ने गैंग पढ़ लिया। जैसे जो खनिजों के साथ जो मिट्टी उट्टी जैसी अशुद्धियाँ मिली रहती हैं उन्हें गैंग कहते हैं। भर्जन सल्फाइड अयस्क का किया जाता है और सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। यह प्रक्रिया भर्जन हो गया। निस्तापन कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। अपचयन धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त की जा सकती है, इसी को हम अपचयन कहते हैं। अब आप देखेंगे आगे धातु का परिष्करण। धातु का परिष्करण क्या है, देखिए धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है। जैसे धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि क्या है, विद्युत अपघटनी परिष्करण है। अब विद्युत अपघटनी परिष्करण क्या है ये हम देखेंगे। यही है आपका विद्युत अपघटनी परिष्करण। एक देखिए ऐसे बर्तन रहेगा और इसमें दो छड़ें रहती है। एक को बोलते हैं कैथोड, एक को बोलते हैं एनोड। कैथोड पर माइनस चार्ज रहता है और एनोड पर प्लस चार्ज रहता है। और ये जो है इसमें इसके अंदर अम्लीय CuSO4 का विलयन होता है। ठीक, टैंक है, इसमें क्या होता है अपद्रव्य में यहाँ पे एनोड पंख जो ये यहाँ पे अशुद्धियाँ रहती है ना वो यहाँ पे आके बैठ जाती हैं। और जो यहाँ पे क्या होता है ना कि इसमें जब विद्युत प्रवाहित की जाती है जो धातुएं रहती हैं, जो छड़ है उस पे जाके चिपक जाती हैं और जो मिट्टी रहता है या उसमें जो अशुद्धियाँ मिली रहती हैं तली में आके बैठ जाती हैं। यही आपकी विद्युत अपघटनी विधि है। फिर से सुनिए, एक टैंक रहेगा, एक बर्तन रहेगा टैंक, जिसमें दो छड़ें रहती हैं
रुक जाइए, जिसमें दो छड़ें रहती हैं, एक एनोड की और एक कैथोड की और एक एनोड की, दो छड़ें रहती हैं। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है और जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो इसमें उपस्थित धातुएं इस पे जाके चिपक जाएगी और ये जब चिपक जाएगी और क्या होगा, जो इसमें अशुद्धियाँ रहती है वो अशुद्धियाँ नीचे तली में बैठ जाती हैं। ठीक, एनोड से Cu, देखिए Cu प्लस चार्ज एनोड से कैथोड पे जाके ए चला जाएगा और जो अशुद्धियाँ रहेगी वो नीचे तली में बैठ जाएगी। क्लियर है ना अब कि एक बार और समझाना पड़ेगा? अगर एक बार और समझाना होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा। एक टैंक रहेगा, टैंक में दो धातु की छड़ रहेगी, दो छड़ें रहेगी, एक कैथोड एक एनोड, एनोड पर प्लस चार्ज कैथोड पर माइनस चार्ज। और इसको जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा ना तो यहीं से जो कॉपर रहेगा, कॉपर यहाँ से एनोड से निकल के कैथोड पे जाके चिपक जाएगा और जो अशुद्धियाँ रहेगी तली में बैठ जाएगी। यही प्रक्रिया है विद्युत अपघटन की। और जो देखिए अब यहाँ पे एनोड जो था ये अशुद्ध था ना, तभी यहाँ से निकल के इस पे जाके चिपक जा रही थी, एनोड से निकल के जाके कैथोड पर चिपक रही थी, तो एनोड अशुद्ध ताबा था, एनोड पर अशुद्ध ताबा और कैथोड पर शुद्ध ताबा। और विलयन किसका रहता है? CuSO4 का, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल सूक्ष्म मात्रा में। विद्युत अपघट्य से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु विलयन अपघटन में घुल जाती है। उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघटन से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है, मतलब कैथोड पे जाके चिपक जाती है, निक्षेपित हो जाती है। अविलेय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित होती है जिसे एनोड पंख कहा जाता है। एनोड तली के नीचे जाके बैठ जा रही है ना, देखिए इसी को हम एनोड पंख कह रहे हैं। अब हमारा है विद्युत अपघटन हम पढ़ लिए ना, अब हमारा है संक्षारक। संक्षारक किसे कहते हैं? धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता एवं वायु आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती है। जैसे जो धातुएं हैं वो आसपास अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता या वायु के संपर्क में आने पर क्या होती है? संक्षारित होती है। जैसे आप लोहे को अगर छोड़ दीजिए कुछ दिन तक ऐसे बाहर खुले में तो उस पर जंग लग जाता है ना। सोचे हैं क्यों जंग लगता है? क्योंकि वो वायु के उपस्थिति में वायु से क्रिया विक्रिया करके संक्षारित होता है, इसीलिए उस पर जंग लगता है। तो संक्षारित होती है, इसी को हम संक्षारक बोलते हैं। जैसे सिल्वर है, वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है जिसके कारण वस्तु काली हो जाती है। जो अगर आपको शुद्ध चांदी पता करना है चांदी कौन सा सही है कौन सा नहीं, तो जो सिल्वर है, जो चांदी अगर वो काला हो रहा है तो वो अच्छा चांदी है, और जो काला नहीं होता है ना वो अच्छा चांदी नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलावट है। क्योंकि जो सिल्वर आपका है उसका छड़र होता है, चांदी का छड़र होगा। चांदी जो है सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण क्या होता है? वस्तु काली हो जाती है। और कॉपर, दूसरा आपका है कॉपर। कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। अभी अगर कॉपर का बर्तन लेंगे ना, कॉपर की जो बॉटल मिलती है या बर्तन है, अगर उसको आप रख देंगे ना खुले में तो उसके ऊपर हरा हरा लग जाएगा, जैसे हरा हरा वो दिखने लगेगा। तो हरे रंग का वो कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, ठीक है ना, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके। तीसरा आपका लोहा। आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग की पदार्थ की परत चढ़ जाती है जिसे हम जंग कहते हैं। ये तो सबका क्लियर होगा। संक्षारक से सुरक्षा, अच्छा जंग तो लग गया लेकिन हम उसको सबसे पहले अगर लेके आ रहे हैं लोहा या कुछ भी
तो इसको हम बचाएंगे कैसे, संक्षारक से सुरक्षा कैसे करेंगे। लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, लोहा है उसको हम जंग लगने से बचा सकते हैं ना। क्या करेंगे बचाने के लिए, पेंट करके, पेंट कर देंगे तो जंग लगेगा ही नहीं। तेल लगाकर उसके ऊपर तेल लगा दीजिए तब भी जंग नहीं लगेगा। ग्रीज लगाकर ग्रीज लगा देंगे तब भी नहीं लगेगा। यश दलेपन करके यश दलेपन करेंगे तब भी नहीं लगेगा। क्रोमियम लेपन द्वारा या एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर इसका हम क्या कर सकते हैं, संक्षारक से सुरक्षा कर सकते हैं, संक्षारक से लोहे को बचा सकते हैं। अब है यश दलेपन क्या होता है। यश दलेपन तो आया, अब ये देखिए यश दलेपन होता क्या है। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है, इसे यश दलेपन प्रक्रम कहा जाता है। लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है ना, इन पर जस्ते की जिंक की पतली परत चढ़ा दी जाती है, इसी को हम यश दलेपन प्रक्रम कहते हैं। क्लियर है ना। अब आपका है मिश्र धातु, आया था ना आगे मिश्र धातु या बना दे, तो मिश्र धातु किसे कहते हैं। धातु अधातु तो हम पढ़ लिए, अब मिश्र धातु। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या अधातु के समांगी मिश्रण होते हैं। मिश्र धातु वो होते हैं जो दो या दो से अधिक धातु हो या धातु और अधातु दोनों हो, उसके समांगी मिश्रण होते हैं। ठीक, मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु मतलब दो धातु मिल जाए, दो से अधिक धातु, या धातु और अधातु या दो धातु हो और अधातु दोनों मिल जाए कि समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वो होता है जैसे देखिए दोनों को हम मिलाए लेकिन दोनों अलग अलग ना दिखे, पता ही नहीं चले कि वो अलग अलग है कि नहीं है। जैसे आप पानी लिए, पानी में चीनी डाल के अगर घोल दिए या नमक डाल के घोल दिए तो देखने पे चीनी अलग दिखेगा पानी अलग दिखेगा, ऐसा तो नहीं है ना, वो एकदम पानी ही दिखेगा, मिक्स दिखेगा। तो क्या आपका है समांगी मिश्रण। तब तक हम पता नहीं कर सकते इस पे पानी में चीनी या नमक मिला है, जब तक उसको हम टेस्ट ना करें तब पता चलेगा। तो क्या है समांगी मिश्रण, घुला हुआ, घुल जाता है उसमें। अब ऐसा ना बोलिएगा कि हम चीनी वाला पानी देख के बता देंगे चीनी का पानी, चीनी घोलने के बाद पीला पीला दिखेगा, पीला पीला दिखेगा लेकिन चीनी तो उसमें नहीं दिख रहा है ना, चीनी घुल गया ना पानी के अंदर। तो क्या है समांगी मिश्रण है। क्लियर है ना। रुकिए तो मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण होते हैं। जैसे लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। लोहा जो है सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। इस्पात कैसे बनता है, स्टील जो आपका स्टील का बर्तन है, लोहा और निकेल और क्रोमियम से आपका स्टील बनता है, लोहा निकेल और क्रोमियम से। पीतल जो है आपका कॉपर और जिंक को मिलाने पर पीतल बन रहा है। ये जितना आपको दिख रहा है कांसा हो गया, पीतल हो गया, इस्पात हो गया और सोल्डर हो गया, अमलगम हो गया, सब मिश्र धातु हैं। और कांसा आपका जो है पीतल कॉपर और जिंक से बना, इस्पात लोहा निकल और क्रोमियम से बना कांसा कॉपर और टिन को मिलाने पर बनता है। सोल्डर जो है, सोल्डर आपका लैंड और टिन को मिलाने से बनता है, लैंड मतलब शीशा। अमलगम जो है इम्पॉर्टेंट है, अमलगम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अमलगम, याद रखिएगा। मरकरी और अन्य पदार्थ मिलाने से अमलगम बनता है। मरकरी मतलब पारा और अन्य पदार्थ मिलाने से अमलगम बनता है। अब आपका चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। इस पे कुछ प्रश्न है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जाके आप कम्युनिटी चेक कर लीजिएगा, उसमें टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा वहाँ से।
तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। और प्रश्न देख लीजिएगा कैसे कैसे पूछे हैं। जैसे है, एक चमकीले अधातु का नाम बताइए। मैं अधातु आपको बताई हूँ कौन सा चमकीला होता है, आयोडीन। तो ऐसे ऐसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार जाके चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे आप ना, तो आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे ऐसी 2 धातुओं के नाम बताइए जो चाकू से काटी जा सकती है। सोडियम था, और ऐसे ऐसे है ना, 2 धातुएं बताना है आपको जो चाकू से काटी जा सकती है। तो जाके एक बार आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। जितना पढ़ाया गया ना, इसको एकदम याद कर लीजिएगा अच्छे से, रट्टा मार के चाहे जैसे एकदम क्लियर कर लीजिएगा। वैसे रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो समझ में आ ही गया होगा। क्लियर कर लीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चन है पूछा गया ना, खनिज किसे कहते हैं, ये सब जाके एक बार आप कर लीजिएगा। देखिएगा आपको कितना आ रहा है, कितना आपका क्लियर है। ठीक। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्वेश्चन कैसा लगा है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ऐसा मत किया करिए, इतना पाप अच्छा नहीं है। ठीक, चलिए ठीक है, आज के लिए हम यहीं पर क्लास बंद करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट इस पे हम क्वेश्चन कल, MCQ क्वेश्चन है, कल देखेंगे जो आपके PYQ है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।